नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज़िला रीवा, जो कि रीवा संभाग में आता है। दोस्तों, अभी तक हमने चंबल, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन और सागर ये 5 संभाग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीवा संभाग और आज का हमारा टॉपिक है ज़िला रीवा। दोस्तों, रीवा की लोकेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर कौन सा स्टेट है, मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है किसकी, रीवा जिले की। साथ ही जिलों की बात करें तो सतना, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, 3 जिलों से इसकी सीमा लगती है, सतना, सीधी और सिंगरौली से। और उत्तर में कौन है, तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इसके गठन की बात करें तो 1956 से पहले मैंने जब आपको मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि 1956 के पूर्व रीवा किसकी कैपिटल हुआ करती थी, विंध्य प्रदेश की। ठीक है, विंध्य प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी। आप लोकेशन देख लीजिए, ये जो पार्ट है वो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था और इसकी कैपिटल हुआ करती थी रीवा। ठीक है, 1956 से पहले मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व विंध्य प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी कौन, रीवा। ठीक है, फिर क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तभी रीवा को एक ज़िले के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है रीवा ज़िले का गठन कब हुआ, तो ये हुआ है 1956 में। ठीक है, इसके इतिहास की बात करें तो बहुत ही प्राचीन इतिहास है। राजा रामचंद्र का नाम सुना होगा आपने। राजा रामचंद्र यहाँ पर हुए हैं। राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन रहते थे। दोस्तों, तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। इनका संबंध ग्वालियर घराना से है, अकबर के नवरत्नों में से एक हैं ये। तो ये जो तानसेन है, संगीत सम्राट तानसेन है, ये राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इतिहास से रिलेटेड निकनेम लगभग सभी जिलों के हमने इतिहास में उसके निकनेम जरूर आपको पढ़ने को बोला है, क्योंकि पूछा जाता है। तो इसका निकनेम क्या था, भथा। ठीक है, रीवा का निकनेम क्या था, भथा। मतलब रीवा को प्राचीन काल में भथा नाम से जाना जाता था। रीवा बघेल नरेश की राजधानी रही है। सन 1618 में रीवा नरेश विक्रमादित्य सिंह ने बांधवगढ़ को राजधानी का दर्जा खत्म करके रीवा नगर को राजधानी बनाया था। ठीक है, पहले बांधवगढ़ राजधानी थी बघेल नरेश की। 1618 में रीवा नरेश विक्रमादित्य सिंह ने क्या किया था, बांधवगढ़ को राजधानी का दर्जा खत्म करके रीवा को राजधानी बनाया था। फिर 1618 में ये देख लिया हमने, रीवा नगर को राजधानी बनाया था। 1947 ईस्वी में 1947 में रीवा बघेल नरेशों की राजधानी रही और प्राचीन काल में इस भूभाग में करचुली नरेशों का लगभग 12वीं शताब्दी तक आधिपत्य रहा। ठीक है, तो ये सब पूछा नहीं जाता है, बस आपको नाम याद रखना है। राजा नरेश का संबंध कहाँ से है, तो रीवा से। ठीक है, अब ये बघेल बघेल बार बार क्यों आ रहा है, तो देखिए मैंने आपको जब भौतिक विभाग पढ़ाए, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश टॉपिक वाइज करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये बघेलखंड का पार्ट है। ठीक है, बघेलखंड के पठार में आता है। यहाँ बुंदेलखंड है, यहाँ पे बुंदेलखंड। ठीक है, ये मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है, जिसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उत्तर का मैदान है, मालवा का पठार है, यहाँ पे रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है, सतपुड़ा मैकल है। इस तरीके से इसके 5 डिवीजन हैं मध्य उच्च प्रदेश के, और दो क्या हो जाएंगे, दो, एक सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और एक है बघेलखंड के पठार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जो रीवा जिला है वो आता है बघेलखंड के पठार में, इसलिए इसमें यहाँ के राजाओं को बघेल राजा कहा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीन नाम हमने देख लिया, इसका भथा था। राजा मार्तंड सिंह जू देव को राज प्रमुख बनाया गया था। कहाँ पर, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन में। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1956 से पहले, महाराजा जो मार्तंड सिंह जू देव थे, इनको राज्य का प्रमुख बनाया गया था 1948 में। ठीक है, देखिए 1948 में क्या हुआ था कि
आसपास की कई रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। रीवा विंध्य प्रदेश में है, उसका गठन किया गया था कब? 1948 में, रियासतों को मिलाकर, जिसकी राजधानी बनाई गई थी क्या? रीवा। ठीक है, और इसका प्रमुख बनाया गया था राजा मार्तंड सिंह देव में। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है तहसीलें, देख लीजिए। तो यहाँ पर हुजूर है, रायपुर है, मऊगंज, हनुमना, गुड़, त्योंथर, जवा, सिरमौर, मनगवा, सिमरिया, नईगढ़ी। दोस्तों तहसीलें बताने का ये रीज़न होता है, जैसे उससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है, मतलब किसी भी, जैसे सपोज गुड़ तहसील से कुछ फैक्ट आ गया, अब आपको याद नहीं आ रहा ये किस ज़िले में होगा, तो अगर आपने तहसील के रूप में उसको पढ़ा हुआ है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर नाम ले देते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा मोस्टली जिन तहसीलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली है सिरमौर तहसील। ठीक है, सिरमौर तहसील क्यों फेमस है? तो सिरमौर तहसील यहाँ पर टोंस जल विद्युत केंद्र है। क्या है? टोंस जल विद्युत केंद्र। कहाँ पर? सिरमौर में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो टोंस जल विद्युत केंद्र है वो सिरमौर में है। ज़्यादातर अभी तक ये पूछा गया है कि टोंस जल विद्युत केंद्र किस जिले में है, तो आपको लगाना है रीवा, और याद रख लीजिए सिरमौर तहसील में। ठीक है, रीवा जिले की। इसके बाद त्योंथर तहसील देख सकते हैं, ये जो त्योंथर तहसील है ये एक पुरातात्विक स्थल है। क्या है? पुरातात्विक स्थल है त्योंथर तहसील, इसको भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, पुरातात्विक स्थल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। मैंने सिरमौर में क्या बताया आपको? सिरमौर में टोंस जल विद्युत केंद्र बताया, और त्योंथर एक पुरातात्विक स्थल है। बाकी हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको दो प्लेस, मतलब दो तहसीलों के नाम मोस्टली याद करके रखना है। क्या? त्योंथर पुरातात्विक प्लेस, सिरमौर टोंस जल विद्युत केंद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नदियों की बात करें तो नदियाँ, यहाँ पर बिछिया नदी पूछा गया क्वेश्चन है। रीवा जिला किस नदी के किनारे है? रीवा शहर की बात कर रहे हैं, जिला नहीं, रीवा शहर। ठीक है, रीवा किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? बिछिया नदी। ठीक है, याद रखना, बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है रीवा शहर। दूसरी नदी सोन नदी है। सोन नदी में आप सभी को पता होगा बाणसागर परियोजना शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम पढ़ेंगे जब शहडोल संभाग पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर शहडोल जिले में बाणसागर परियोजना पढ़ेंगे सोन नदी में। उससे प्रभावित जिला है हमारा रीवा जिला, मतलब रीवा जिले को भी लाभ मिलता है बाणसागर परियोजना से। ठीक है, तो बिछिया नदी हो गई, रीवा शहर उसके किनारे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सोन नदी यहाँ से प्रभावित होती है, और एक है बीहड़ नदी। ठीक है, बीहड़ नदी है, बहुटी नदी है, तो यहाँ पर ये छोटी नदियाँ हैं, पूछी जाती है, लेकिन बीहड़ नदी है, बहुटी नदी है, केवटी नदी है। ठीक है, ये सब नदियाँ हैं, बहुटी नदी, केवटी नदी, बीहड़ नदी। अब मैं इनको क्यों बता रहा हूँ आपको, कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना। जैसे मैंने बिछिया नदी बताई, क्यों बताई? क्योंकि इसके किनारे रीवा शहर है। सोन नदी क्यों बताई? क्योंकि जो बाणसागर परियोजना शहडोल जिले में है उससे हमारा रीवा जिला भी प्रभावित होता है, लाभान्वित होता है। फिर बीहड़ नदी क्यों बनाई? तो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है? सबसे बड़ा कहने का मतलब ऊंचाई से होता है। ठीक है, जलप्रपात मतलब मध्य प्रदेश का सेकंड जो ऊंचा जलप्रपात है वो है बीहड़ नदी पर। अब बात आती है कि सबसे बड़ा, तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो है बहुटी नदी पर, और उसका नाम भी है बहुटी जलप्रपात। ठीक है, इसी तरह तीसरा जलप्रपात है केवटी जलप्रपात, तो ये है केवटी नदी पर। ठीक है, इसकी रैंक नहीं लगती है, बस आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की नदियाँ। बिछिया नदी क्यों फेमस है? रीवा जिला, रीवा शहर किनारे में। सोन नदी बाणसागर परियोजना, रीवा जिला लाभान्वित। बीहड़ नदी दूसरा सबसे ऊंचा, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? जलप्रपात है, वाटरफॉल है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल बहुटी नदी पर, नाम भी है बहुटी जलप्रपात। केवटी नदी क्यों फेमस है? केवटी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो इतने आपको फैक्ट यहाँ से याद रखना है।
और देख लीजिए क्या लिखा है, रीवा जिले की मऊगंज तहसील में स्थित खैरा कनकेसरा गांव से बिछिया नदी निकलती है। इसका उद्गम स्थल क्या है? बिछिया नदी कहाँ से निकलती है? तो खैरा 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 कनकसेरा गांव खैरा कनकेसरा गांव से निकलती है। मऊगंज तहसील है रीवा जिले की, उसके खैरा कनकेसरा से निकलती है बिछिया नदी, याद रख लेना। और बीहड़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो सतना जिला की अमरपाटन तहसील का खरमखेड़ा नामक ग्राम है जो रीवा जिले से होते हुए बहती है। तो बीहड़ नदी कहाँ से निकलती है? सतना जिले के अमरपाटन से निकलती है। ठीक है, इसको सतना जिले में अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ याद रखिए बीहड़ नदी पर बीहड़ जलप्रपात है जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। आगे और डिटेल होगी इनकी। दोस्तों नदियाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर, रीवा जिला यहाँ पर है तो टोन्स रिवर है यहाँ पर। ठीक है, टोन्स रिवर ये देख सकते हैं, सोन नदी है, टोन्स नदी है। ठीक है, तो मेनली दो नदियाँ आपको याद रखनी है यहाँ पर, टोन्स रिवर, सोन रिवर। बाकी जलप्रपातों के लिए फेमस है बहुटी, चचाई, ठीक है, और केवटी। ठीक है, तो सोन नदी, टोन्स नदी और सोन नदी, इनको याद रखना है। सिंचाई एवं परियोजनाएं, तो बाण सागर परियोजना मेनली अगर आपसे पूछा जाता है तो बाण सागर परियोजना किस जिले की परियोजना है? शहडोल की। आपका आंसर होना चाहिए क्या? शहडोल जिला। लाभान्वित जिला रीवा है, इसके बारे में जान लीजिए। विंध्य क्षेत्र में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना की आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 14 मई 1978 में रखी थी तथा जून 2006 तक पूर्ण हुआ। ठीक है, यह पूर्ण हो गई थी, 2006 में पूरी हुई थी, 1978 में इसका कार्य शुरू हुआ था। इसका लोकार्पण 25 सितंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ठीक है, अब ये नहीं रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इस परियोजना से 1.53 लाख हेक्टेयर में रीवा, शहडोल और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको सभी को पता है, अमरकंटक, अनूपपुर जिले के अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक से कितनी? 3 नदियाँ आपको याद रखना है। मैं याद रखता हूँ कोड से। ठीक है, आप भी याद कर सकते हैं। पहले मैं नाम बता देता हूँ, नर्मदा, फिर क्या है? नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से। इसका हमने कोड किया हुआ है जश्न। इसका कोड क्या है? जश्न कोड है। जा से क्या है? जोहिला, सा से क्या है? सोन, और ना से क्या है? नर्मदा। तो आपको याद रखना है, जश्न कोड याद रखना। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, जा से जोहिला, सा से सोन, ना से नर्मदा, जश्न। ठीक है, चलिए। बाण सागर परियोजना में बार बार बता रहा हूँ आपको, ही शहडोल जिला लगाना है अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, भौगोलिक स्थिति तो अभी आपको बता चुके हैं, मैप में आपने देखा था। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है उत्तर प्रदेश। ये है कौन सा जिला? सतना। और ये है कौन सा? सीधी जिला। ठीक है, तो पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में सीधी और पश्चिम में सतना स्थित है। तो इस तरीके से इसमें जिले, ये सिर्फ ये बताने का रहता है कि आपको भौगोलिक स्थिति आई थिंक याद हो जाए, मतलब कि रीवा जिला जैसे ही आपको बोला जाए तो ये क्लिक करना चाहिए कि ये पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्वी पठार में, जैसे बघेलखंड का पठार कहते हैं, इसमें स्थित है रीवा। तो जो आपको जलवायु पढ़ी है आपने मैंने आपको क्लाइमेटिक डिवीजन बताया है ना, किस किस आधार पर बताया था? तो जो क्लाइमेटिक डिवीजन बताया था मैंने, इसको भौगोलिक विभाग के अनुसार बताया। तो जो बघेलखंड के पठार में मैंने आपको जलवायु बताई थी वो सारी की सारी फॉलो करेगी रीवा में। जैसे सपोज के लिए मैंने मिट्टी बताई आपको कि यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, तो आपको सीधे से बता देना है कि रीवा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? लाल पीली, है ना। तो ये रीजन होता है। ठीक है, फिर वर्षा मैंने आपको बताई थी कि ये जो क्षेत्र है ये औसत से ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, औसत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्षा मैंने बताई थी ये वाले क्षेत्र पर होती है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो आता है मानसून। सबसे कम पश्चिमी क्षेत्र में होती है और यहाँ उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में, इतने क्षेत्र में कम वर्षा होती है। इस पश्चिमी वाले में सबसे, मतलब यहाँ पे कम होती है और यहाँ पे कम होती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर औसत से अधिक होती है और यहाँ औसत से कम होती है। तो इस तरीके से मैंने मैप में आपको डिवाइड करके बताया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए। तो अब आप सीधे से बता देंगे, आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा। इतने जब पूरे एरिया में लाल पीली मिट्टी पाई जा रही है तो रीवा में कौन सी होगी? लाल पीली मिट्टी।
यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा हो रही होगी, जब इस पूरे एरिया में औसत से अधिक है तो रीवा में भी औसत से अधिक हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ऋतुएं एवं जलवायु की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठंडी में 60 डिग्री गिर जाता है। मतलब कि गर्मी में गर्मी होती है ज़्यादा और ठंडी में ठंडी होती है। ठीक है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। यहाँ पर सामान्य वर्षा होती है, लगभग 105 mm वर्षा होती है। मिट्टियों की बात करें तो हम बता चुके हैं आपको अभी अभी कि लाल, यहाँ पर लाल पीली मिट्टी होगी। ठीक है, और जो यह मिट्टी है मध्य प्रदेश की संपूर्ण मृदा का 37% भाग है। मैंने आपको बताया था 47% काली मिट्टी है, 37% लाल पीली मिट्टी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। ये देख सकते हैं आपको, रेड येलो सॉइल है, इतने एरिया में पाई जाती है। और यहीं पर हमारा कौन सा जिला है, तो यहीं पर रीवा जिला है, तो वहाँ पर भी पाई जाएगी कौन सी, रेड येलो सॉइल। ये यहाँ पर कौन सा सागर संभाग है, तो इस सागर संभाग के सभी जिले में मिक्स्ड सॉइल पाई जाती है। यहाँ पर एलुवियल सॉइल और यहाँ पर नॉर्मल ब्लैक है। ब्लैक के 3 प्रकार बताए थे, आप देख लेना। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ एमपी, इसमें आप देख लेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। वन एवं वन्यजीव की बात करें तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा होता है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो तीनों को मैंने मैप की सहायता से आपको बता दिया था। ठीक है, मैप की सहायता से बता दिया है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज में जा करके आपको देख लेना है। तो आपसे ये जो वन वाला है ये भी कभी गलत नहीं होगा, ये पूछे जाते क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप एमपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर जो रीवा में सफ़ेद बाघों के लिए दुनिया का पहला अभ्यारण्य खुला है, और इसी बाघ सफारी, तो ये जो मुकुंदपुर सफारी है ये रीवा में ना होकर कहाँ पर है, ये सतना जिले में है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। मुकुंदपुर सफारी मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी है, और ये कहाँ पर है, तो ये रीवा जिले में है। इसको वाइट टाइगर सफारी भी कहते हैं, सॉरी सतना जिले में है, रीवा बोल रहा हूँ मैं, सतना जिले में है वाइट टाइगर सफारी, सतना जिले के मुकुंदपुर में है। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, ये मुकुंदपुर में है। मुकुंदपुर सफारी सतना जिले में है वाइट टाइगर के लिए। ठीक है, डोलोमाइट, उसको सतना जिले में अच्छे से पढ़ेंगे। डोलोमाइट यहाँ पर खनिज मिलता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, औद्योगिक परिदृश्य की बात करें जाए तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है वो रीवा जिला ही है। रीवा जिले से अभी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, सुपारी के खिलौने। ठीक है, सुपारी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो रीवा में सुपारी के खिलौने बनते हैं। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील, ये गुड़ तहसील है, यहाँ पर अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में 1590 एकड़, ठीक है 1590 एकड़ वर्ग किलोमीटर के 6.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एक परिचालन सौर पार्क है। और ये भी पूछा गया है कि इससे जो उत्पादन होता है विद्युत का वो यूज कहाँ होता है, तो वो होता है दिल्ली मेट्रो में। ठीक है, यहाँ से विद्युत कहाँ जाती है, तो दिल्ली मेट्रो स्थानांतरित होती है। ये अल्ट्रा मेगा सोलर है, अल्ट्रा मेगा सोलर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखना, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में हो, 1590 एकड़ में फैला है। जनजाति परिदृश्य, तो यहाँ पर कोल जनजाति पाई जाती है। मैंने आपको जनजाति वाला वीडियो जो सेपरेट बताया उसमें बता दिया था। इसमें देखिए आपको सिर्फ याद रखना है क्या, मैंने बताया कि ये वाला एरिया किसका है, सहरिया जनजाति का। जो सतपुड़ा मैकल रेंज है उसके किनारे किनारे पाई जाती कोरकू जनजाति, मेनली उसका स्थान है होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ पर उज्जैन संभाग के जिलों में। ठीक है, तो यहाँ पर कोरकू पाई जाती है। साथ ही बैगा, बालाघाट, मंडला, इसी तरह से पेनिका ट्राइबल्स हैं। कोल देख लीजिए, रीवा जिले में कोल दिख रही है आपको। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सहरिया है, यहाँ पर सौर जनजाति है। ठीक है, कहाँ पर पूछी नहीं जाएगी कभी भी सौर जनजाति, मोस्टली आपको याद रखना है कौन सी, भारिया, बैगा, कोरकू, सहरिया और कोल जनजाति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको झाबुआ अलीराजपुर लगा के चले आना भील जनजाति के लिए हमेशा।
ठीक है। तो ट्राइबल वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज में, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा कोल जनजातियों के बारे में। यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहली सबसे बड़ी कौन सी है? भील। दूसरी कौन सी है? गोंड। तीसरी हो जाएगी कोल। और 5वें नंबर में सहरिया का नंबर आता है। फिर है यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कोल जनजाति किस परिवार की जनजाति है? ऑस्ट्रिक। मैक्स मूलर ने कोल या कोलारियन कहा है। कोल जनजाति को मैक्स मूलर ने कोल या कोलारियन कहा है। इस जनजाति का उल्लेख रामायण तथा महाभारत में भी मिलता है। और यह मुंडारी अथवा कोल वर्ग की प्रमुख जनजाति है, जिनका मूल स्थान रीवा के बद्री राजा क्षेत्र के कोराली को माना जाता है। ठीक है, तो जो मुंडा जनजाति आप लोगों ने झारखंड में पढ़ा होगा, झारखंड में पाई जाती मुंडा जनजाति, इससे ही रिलेटेड है हमारे यहाँ की कोल जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, तो इससे संबंधित है हमारे यहाँ की कोल जनजाति, जो कि रीवा जिले में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ के जिलों में क्या लगाना है? कोल जनजाति। यहाँ पर क्या लगाना? पैनिका ट्राइबल एरिया। इसको बैगा लगा देना, इसको भारिया, कोरकू। कोरकू का बहुत ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र है। कोरकू का कोई भी मतलब इस तरीके से नहीं बता सकता कि मतलब ये वाले एरिया में पढ़ लो तो कोरकू। कोरकू बहुत ज़्यादा फैली हुई जनजाति है। ठीक है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, थोड़ी यहाँ है, ऐसे करके। तो मेनली जो होशंगाबाद, बैतूल, हरदा का क्षेत्र है, यहाँ पर कोरकू जनजाति ज़्यादा पाई जाती है, और उज्जैन संभाग में। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। भील जनजाति के लिए तो अलीराजपुर और झाबुआ के अलावा कभी कुछ नहीं पूछा जाएगा। सहरिया के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा का पूरा चंबल, पूरा पूरा का ग्वालियर, और कौन सा? भोपाल। इन 3 संभाग के जिलों में आप लगा सकते हैं सहरिया जनजाति। चलिए, फिर बोलियाँ। बोलियों की बात की जाए तो ये भौतिक विभाग क्या है, कौन सा है? तो ये है बघेलखंड। बघेलखंड है, तो यहाँ पर बोली जाएगी बघेली। अब आपको सीधे से रीवा संभाग में कितने जिले आते हैं ये तो मैंने बताया नहीं। रीवा का कोड था R SSS, है ना। रीवा जो हमने मध्य प्रदेश के डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट वाला वीडियो, उसमें बताया था इसका कोड R SSS। रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। ठीक है, ये 4 जिलों से मिलकर बना है हमारा रीवा संभाग। ठीक है, रीवा संभाग बना है, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। तो यहाँ पर आपको अब क्या लगाना है? बघेली लगाएंगे। ठीक है, बोली क्या लगाएंगे? बघेली। किसी भी जिले में पूछे, सिंगरौली में पूछे, सतना में पूछे, सीधी में पूछे, रीवा में, बघेली बता देना। मिट्टी पूछे, लाल पीली मिट्टी बता देना। ठीक है, अगर आपसे जनजाति पूछे, कोल बता देना। ठीक है, कोल जनजाति बता देना। इस तरीके से आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, वन पूछेगा तो क्या बताएंगे? जो इसमें हमने पढ़े हैं। ठीक है, अर्धपर्णपाती वन, और वर्षा यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, औसत से अधिक। फिर है प्रमुख पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था बहुटी जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब ये सबसे बड़ा जलप्रपात है, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ MP है, तो इसकी अपन को ऊंचाई भी याद करनी पड़ेगी। 198 मीटर है। ठीक है, 198 मीटर, और इसको फिट में देखोगे तो ये 650 फीट है। ठीक है, 650 फीट या 198 मीटर, तो मोस्टली ये पूछा जाता है। 198 मीटर बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे, तो बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह सेलर नदी पर है, क्योंकि यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो टोंस नदी की एक सहायक नदी है। बीहड़ नदी देखिए इस तरीके से समझिए, ये है बहुटी नदी। ठीक है, बहुटी नदी, बहुटी मिलती है किस में? आप बोलोगे बीहड़ में। बहुटी नदी, ये बहुटी नदी है, ये मिल गई किस में? बीहड़ में। ठीक है, फिर ये बीहड़ जाके किस में मिल जाएगी? टोंस में। ठीक है, टोंस नदी, तो बहुटी जात के मिलती है बीहड़ में, बीहड़ जाके मिलती है टोंस में। इस तरीके से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं ये। बहुटी में बहुटी जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात, 198 मीटर। बीहड़ नदी में चचाई जलप्रपात है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। और टोंस नदी में टोंस जल विद्युत परियोजना हमने पढ़ी, टोंस परियोजना पढ़ी ना हमने अभी अभी सिरमौर तहसील में। ठीक है, सिरमौर तहसील में क्या पढ़ी थी? टोंस जल विद्युत केंद्र। अभी यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं, टोंस जल विद्युत केंद्र। ठीक है, कहाँ पर पढ़ा हमने? सिरमौर तहसील, रीवा। चलिए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात मैंने आपको बता दिया, ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा है। चचाई जलप्रपात रीवा मध्य प्रदेश के पास बीहड़ नदी पर 130 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
130 मीटर है, ठीक है। वो कितना था 198 और ये है 130 मीटर, ठीक है। यह झरना मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे ऊंचे झरनों में से है और मध्य भारत में सबसे अधिक एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है, ठीक है। एकल बूंद वाले झरनों में गिना जाता है ये। और नदी में एक निर्माण किया गया है, नदी में बीहड़ नदी में एक निर्माण किया गया है जो बीहड़ नदी के पानी को दो हिस्सों में बांटता है, एक टोना पनबिजली संयंत्र और दूसरा गाँव में सिंचाई के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कभी नहीं पूछा जाएगा, आप ये याद रखो। दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल किस में है, तो बीहड़ नदी में, नाम है चचाई जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देउर कोठार, ठीक है। कौन सा है, देउर कोठार। ये देउर कोठार में 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाएं भी हैं जो निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति में बहुत पेचीदा हैं, ठीक है। तो पर्यटन स्थल में देउर कोठार पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ऐसे पूछा जाएगा देउर कोठार कहाँ पर है, तो आपको लगा देना रीवा जिला, ठीक है। जो ये देउर कोठार है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इस स्थल के पाए जाने के बाद स्तूप का निर्माण किया, ठीक है। तो ये स्तूप आप देख सकते हैं। मेनली जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में दो बौद्ध स्तूप हैं, आपको याद रख लेना है। एक है सांची जो कि फेमस है, नोट में इसकी तस्वीर आती है, ठीक है। सांची स्तूप ये कहाँ पर है, रायसेन जिले में, पढ़ चुके हैं। रायसेन, भोपाल संभाग में हमने आपको बताया था, रायसेन जिले में क्या है, सांची स्तूप। दूसरा है भरहुत स्तूप, ठीक है। कौन सा, भरहुत स्तूप, जो कि हमारे सतना जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला सतना जिला, तो भरहुत स्तूप वहाँ पर पढ़ेंगे सतना जिले में, ठीक है। ये यहाँ पर नाम आ गया बौद्ध स्तूप का, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में सिर्फ दो बौद्ध स्तूप हैं, एक है सांची स्तूप रायसेन जिले में और एक है भरहुत स्तूप सतना जिले में। ये बनाया गया था बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा, ये वाला, ठीक है। रीवा का किला, तीसरा जो चौथा पर्यटन स्थल है, रीवा का किला है, पूछा जाता है। तो आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा रीवा का किला किसके लिए, रीवा का किला कहाँ होगा, रीवा में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मण बाग धाम है, यहीं पर राम सागर मंदिर है, चिराहुला मंदिर है। तो ये सब देख लेना, अगर आप पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब देख लेना, बहुत पूछते हो उसमें। तो प्रसिद्धि के कारण, तो जो रीवा जिला है वो सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है रीवा जिला। यहाँ पर सबसे पहले एक सफ़ेद शेर पाया गया था, उसका नाम क्या था, तो वो पूछा गया क्वेश्चन, उसका नाम था मोहन, ठीक है। मोहन नाम था किसका, सफ़ेद शेर का, जो सबसे पहला सफ़ेद शेर है पाया गया था रीवा जिले में। और अभी देश में क्या, विश्व में जितने भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं वो उसी मोहन की पैदाइश हैं, किसकी, मोहन से ही पैदा हुए हैं, कौन, सारे के सारे सफ़ेद शेर, ठीक है। तो इस तरीके से रीवा सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। रीवा का चचाई जलप्रपात और किला आकर्षण स्थल है। संग्रहालय इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंकट भवन संग्रहालय रीवा शहर लगा देना आप लोग। फिर है प्रमुख मेले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1000+, 1000+ आप लिख लो, ये पूछा गया है। कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं बचा होगा जिसमें ये मेला ना पूछा गया हो। नाम है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है हमारे रीवा जिला में, ठीक है। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन आयोजित होता है। इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन रीवा नरेश महाराज भाव सिंह ने सन 1675 से 1694 के बीच में कराया था। मैंने आपको पहले भी बताया, एडिशनल फैक्ट कभी नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ पूछे जाते हैं महामृत्युंजय का मेला कहाँ है, तो आपको लगाना है रीवा, ठीक है। बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन आयोजित होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम दोहरा लेते हैं। पूर्व नाम क्या था, भथा, ठीक है। यहाँ के राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मिश्र, इन्हीं को तन्ना मिश्र या इन्हीं को रामतनु पांडे, अभी हम तानसेन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, इनका निकनेम पूछा जाता है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो रामतनु तानसेन है, इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनका असली नाम है रामतनु पांडे, ठीक है। और अकबर ने बाद में अकबर ने नवरत्न में शामिल किया था तानसेन को। ग्वालियर घराने में भी रहे हैं तानसेन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संगीत सम्राट कहे जाते हैं तानसेन। तानसेन समारोह, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने मतलब ये बोल दिया कि तानसेन यहाँ दरबार में रहे हैं तो आप तानसेन समारोह रीवा नहीं लगाएंगे। तानसेन समारोह कहाँ होता है, तानसेन समारोह होता है
ग्वालियर में, ठीक है। तानसेन समारोह होता है कहाँ पर? ग्वालियर में। किसके सम्मान में? तो संगीत सम्राट तानसेन के सम्मान में, ठीक है। संगीत सम्राट तानसेन के सम्मान में तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, ठीक है, मनाया जाता है। समारोह वाला वीडियो भी हमने वैसे भी अपलोड किया हुआ है मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना, 13-14 मतलब समारोह हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, उन सबको हमने वहाँ पर शामिल किया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर रीवा के अंतिम राजा मार्तंड सिंह कई बार सांसद चुने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा मार्तंड सिंह को इतना याद रखना कि जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले ये विंध्य प्रदेश में आता था, ठीक है। जो रीवा है वो किस में आता था? विंध्य प्रदेश में आता था। उसकी कैपिटल हुआ करती थी विंध्य प्रदेश की रीवा, और वहाँ यहाँ के प्रमुख कौन थे? तो वो थे राजा मार्तंड सिंह, ठीक है। फिर रीवा को सफ़ेद शेर की भूमि भी कहा जाता है। व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है कौन? रीवा, ठीक है। अगर आपसे अभी पूछा जाए सफ़ेद शेरों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है, तो वो है बांधवगढ़, ठीक है। कौन सा? बांधवगढ़ में। इसलिए ये बता देता हूँ आपको एडिशनल फैक्ट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो जब उमरिया पढ़ेंगे तो वहाँ तो बांधवगढ़ को पढ़ना ही है। तो बांधवगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया जिले में आता है। सफ़ेद शेरों के लिए फेमस अगर आपसे नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो है बांधवगढ़, और अगर जिला पूछा जाए तो वो है रीवा, ठीक है। कबीर चबूतरा, कबीर का चबूतरा है कहाँ पर? संत कबीर ने यहाँ कभी ध्यान लगाया था। जो कबीर चबूतरा है उसमें कबीरदास जी ने ध्यान लगाया था। और पुष्पराजगढ़, महुआ तेंदुपत्ता क्षेत्र फायर क्ले की प्राप्ति होती है पुष्पराजगढ़ में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम रीवा जिले को जल्दी जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहला, यह जिला उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है। इस जिले का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। 1956 में बना था, जब मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब जाके रीवा बना। फिर रीवा जिले को सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है। साथ ही इसका निकनेम क्या है? भथा, ठीक है, भथा। फिर राजा रामचंद्र के दरबार में तन्ना मिश्र या तानसेन थे, जिनको अकबर ने अपने नवरत्नों में सम्मिलित किया था। 1956 से पहले यह विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, आप सबको मैं बता चुका हूँ। हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? राजा मार्तंड सिंह थे। फिर रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। रीवा में सुपारी के खिलौने बनते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महाविद्यालय की, ठीक है। पहले महाविद्यालय जान लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ एक एक करके। महाविद्यालय सबसे पहले महाविद्यालय है कृषि महाविद्यालय। कौन सा? कृषि महाविद्यालय, ठीक है। कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है? तो यह है रीवा में। कृषि महाविद्यालय है रीवा। फिर है चिकित्सा महाविद्यालय। दूसरा कौन सा है? चिकित्सा महाविद्यालय। तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बोल देता हूँ क्योंकि ये कृषि महाविद्यालय पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं लिखे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। एसएन चिकित्सा महाविद्यालय। कौन सा? एसएन चिकित्सा महाविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? रीवा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। कौन सा? शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। लिख देता हूँ, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? तो ये है रीवा में, ठीक है। इसकी स्थापना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ हो गया? रीवा में। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ हो जाएगा? 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी है रीवा में है। और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय मैंने बता दिया, एसएन चिकित्सा महाविद्यालय बता दिया, कृषि महाविद्यालय बता दिया, ठीक है। अब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, विश्वविद्यालय की, ठीक है। विश्वविद्यालय तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा पूछी गई है वो है एपीएस यूनिवर्सिटी। कौन सी? अवधेश प्रताप सिंह। ए से क्या है? अवधेश, पी से प्रताप सिंह। एपीएस यूनिवर्सिटी या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? रीवा में। और कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1968 में, 1968 में। अच्छे से लिख देता हूँ, 1968 में इस्टेब्लिश हुई थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, एपीएस यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश का 1000 टाइम पूछा जा चुका है।
मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कौन सा? एकमात्र सैनिक स्कूल, मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो ये है हमारे रीवा जिले में। 1000+, इसमें आप स्टार लगा लो, ये हर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? मध्य प्रदेश का एकमात्र है ना मध्य प्रदेश में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सैनिक स्कूल कहाँ लगा दोगे? रीवा। फिर इसके बाद तो विश्वविद्यालय में कौन सा है? एपीएस यूनिवर्सिटी बता दिया। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा बता दिया। खनिज, चीनी मिट्टी, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, फायर क्ले, ये सब पाए जाते हैं। परियोजना, बाणसागर परियोजना से ये लाभान्वित है, ये भी पढ़ लिए। मेला, महामृत्युंजय का मेला बसंत पंचमी और शिवरात्रि को लगता है। फिर जवरिया लेवी के विरुद्ध जो चावल आंदोलन हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवरिया लेवी के विरुद्ध, ठीक है। जवरिया लेवी के विरुद्ध क्या हुआ था? चावल आंदोलन हुआ था, और ये कहाँ पर हुआ था? तो रीवा जिले में, ठीक है। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, जवरिया लेवी के विरुद्ध जो चावल आंदोलन हुआ था वो रीवा जिले में चलाया गया था। अब इसके बाद एक फैक्ट और है जो 1000+ आ चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है। कौन सा? पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र। क्या है? पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये है रीवा जिले में, ठीक है। पुलिस मोटर वर्कशॉप केंद्र आप लगा देना रीवा जिले में। रीवा शहर बिछिया नदी के तट पर है, ये भी बता चुका हूँ मैं। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, 1000+ पूछा जाने वाला एक और क्वेश्चन है। कौन सा? फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्पेलिंग संभाल लेना आप लोग। ट्रेनिंग स्कूल, जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो लिख ही सकते हो ना। फॉरेस्ट गार्ड, GUARD, और ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? रीवा में है। फिर है पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय 1956 में रीवा में पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय 1956 रीवा में स्थापित किया गया था। पैलेस संग्रहालय गोविंदपुर में है, रीवा में, ठीक है। रीवा जिले में टोंस, बीहड़, केवटी व बाहुटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको सिरमौर बताई होगी, एक तहसील बताई, कौन सी? सिरमौर। यह टोंस जल विद्युत केंद्र है। यहाँ पर क्या है? सिरमौर तहसील में टोंस जल विद्युत केंद्र इंपॉर्टेंट है। फिर बताया मैंने चचाई जलप्रपात, किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर, और प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कौन सा? चचाई। इसके बाद बताया कौन सा? बाहुटी जलप्रपात, यह बाहुटी नदी पर है, और 198 मीटर 198 मीटर ऊंचा है। कौन सा? बाहुटी जलप्रपात, बाहुटी नदी पर है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर मैंने आपको बताया रीवा में मोटर वर्कशॉप, ठीक है, पुलिस मोटर वर्कशॉप बता दी। गोविंदगढ़ सफ़ेद शेरों के लिए विख्यात है, सफ़ेद शेरों के लिए ये भी बता दिया था गोविंदगढ़। और यहाँ पर गोविंदगढ़ में 1000+ पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कितने बार? 1000+। कौन सा? गोविंदगढ़। क्या है ऐसा गोविंदगढ़ में? तो यहाँ पर आम अनुसंधान केंद्र है, मैंगो रिसर्च सेंटर है। क्या है? आम अनुसंधान केंद्र। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है रीवा जिले में, और ये पूछा जाता है। रीवा जिला तो कम, गोविंदगढ़ ज़्यादा पूछा गया, ठीक है। तो आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ याद रखना, जो कि रीवा जिले में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा, गोविंदगढ़, आम अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब 1000 टाइम वाले में एक बार रिपीट कर देता हूँ। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा, आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, सबसे ऊंचा जलप्रपात मध्य प्रदेश का बाहुटी जलप्रपात, ठीक है। पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा, एपीएस यूनिवर्सिटी 1968 में इस्टेब्लिश रीवा। इस तरीके मेला, महामृत्युंजय का मेला रीवा, किस नदी के किनारे है? तो बिछिया नदी के किनारे है, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन सा? सफ़ेद शेर की भूमि इसी को कहते हैं। और जो सौर, ठीक है, जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट था, उससे बिजली किसको मिलती है? दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। और ये कहाँ पर है? रीवा की गुड़ तहसील में। क्या? गुड़ तहसील, ठीक है, रीवा की गुड़ तहसील में है, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप इसी आइडिया से हम लोग पूरा का पूरा रीवा संभाग पढ़ेंगे।
दोस्तों ये सिलोगिज्म है, इसको आप देख लेना। कथन एवं निष्कर्ष आपको एक मतलब अलग ट्रिक से मैंने पढ़ाने का कोशिश किया है। मतलब अभी तक आप लोगों ने जिस तरीके से भी पढ़ा होगा, आई थिंक ये जो ट्रिक है आपको पसंद आएगी। तो इस सिलोगिज्म की इस ट्रिक को ज़रूर आप देखना एक बार। करंट अफेयर्स डेली डेली डालते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ हम सारे के सारे PDF नोट्स और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करते हैं। इसी तरह से जिले तो आप देख ही रहे हैं, पूरे के पूरे बना रहे हैं। दोस्तों जो साइंस के हमने 1600 प्लस 1600 प्लस 500 कितने हो गए, 2100, ठीक है। 2100 साइंस के फैक्ट अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उनको पढ़ लिया तो साइंस में फिर कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। प्रीवियस पेपर लगा सकते हो हमारे चैनल के साथ जुड़ के। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके प्रीवियस पेपर आपको टेलीग्राम में आके बोलना है कि सर इसका प्रीवियस पेपर या इसका मॉडल पेपर हमको चाहिए, आपको वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ, और हम आप लोगों की सेवा में 24 घंटे हाजिर हैं। जय हिंद, जय भारत।